जय हिंद बच्चों। अभी हम अध्याय 1 के भाग 3 हमारे आसपास के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के बारे में देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था को जब हम गर्म करते हैं तो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। द्रव अवस्था को जब और अधिक गर्म किया जाता है तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से यदि गैस अवस्था को ठंडा किया जाए तो द्रव में, और द्रव को ठंडा किया जाए तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये चीजें आप, ये घटना जो है पानी के उससे देख चुके हैं कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो गैस में, और ठंडा करते हैं तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी, और ठंडा करते हैं, बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी, और पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। तो अवस्था परिवर्तन के समय क्या होता है, एक बहुत मजेदार घटना घटती है। देखिए, यहाँ हम एक प्रयोग करें। एक ये स्कूल में लैब में पूरा स्टैंड लगा के और ये किया जा सकता है। जैसे ये स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड इसको बोलते हैं। तिपाई जो होती है, इसके नीचे एक बर्नर रखा हुआ है, और यहाँ बीकर में बर्फ लिया, और बर्फ, इसमें एक थर्मामीटर लगाया, जिस थर्मामीटर के नीचे की जो बल्ब होता है, नॉब बोलते हैं, ये बर्फ में डूबी हुई होनी चाहिए, और एक स्टीरर या चलाने के लिए ग्लास रॉड इसके अंदर डाली गई है। इसको हिलाने के लिए ग्लास रॉड डाल दी गई। तो ये पूरा सेटअप लगाया। अब इसमें बीकर में क्या भरा हुआ है? बर्फ है। पूरी व्यवस्था बनाने के बाद अब हम बर्नर को जलाते हैं। ठीक है, बर्नर जलाने से आप समझ रहे होंगे कि बर्फ क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। पर एक, जब जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो आपके हिसाब से होना क्या चाहिए कि थर्मामीटर का पारा भी ऊपर चढ़ते जाना चाहिए ताप बढ़ने से। लेकिन होता क्या है कि बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस थर्मामीटर का तापमान तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है जब तक कि पूरा बर्फ पानी में परिवर्तित न हो जाए। तो बताइए कि इधर नीचे से गर्मी दी जा रही है, हीट दी जा रही है इसको, तो और बर्फ पिघल भी रहा है, लेकिन थर्मामीटर में जो तापमान है वो 0 यानी 0 पे ही फिक्स है। तो बताइए कि ये तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा है? ताप देने के बाद बावजूद भी तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो ये जो ऊष्मा है, ये कहाँ जा रही है? तो उसको हम देखेंगे कि ये ऊष्मा बर्फ के को पिघलाने में अवशोषित हो जा रही है, यानी थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए उस ऊष्मा को छुपी हुई ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या चीज होती है, इसकी परिभाषा यहाँ पर हम देखेंगे। ये देखिए, प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा बोला, ये प्रसुप्त लिखा हुआ है। प्रसुप्त, ये आपके बुक से निकाला हुआ, ये परिभाषा के लिए मैंने यहाँ से पढ़िए इसको। वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब
एक वायुमंडलीय दाब लिखना था ना, ठीक है। तो मतलब कि बर्फ से पूरा पानी बना, तो बर्फ और पानी जब साथ साथ रहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है। तो हम यहाँ लिखें कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हुआ। गर्म करने, ठीक है ना। तो गर्म किया, लेकिन तापमान 0 से 0 ही रहा, तो जो हीट थी, जो ऊष्मा थी, वो ऊष्मा कहाँ गई? वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये कहाँ चली जाती है? बर्फ के अणुओं को पिघलाने में अवशोषित हो जाती है। गुप्त ऊष्मा की पूरी परिभाषा अब हमने क्या देखी कि ठोस कितना चाहिए? 1 किलोग्राम ठोस, यानी कि बर्फ यदि हो तो 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम पानी में कन्वर्ट किया। लेकिन तापमान क्या है? गलनांक, गलनांक क्या है बर्फ का? और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वैसे बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। अब आप आगे की कक्षाओं में जब जाओगे तो ये और अधिक पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। अब इसी तरह से यही का यही पूरा सेटअप, यदि आप यहाँ पे बीकर में बर्फ की जगह पानी भर देंगे और पानी को बॉईल करना शुरू करेंगे, तो जब पानी उबलता है तो वो किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलता है। तो जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी पूरा का पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में नहीं बदल जाता, तब तक थर्मामीटर का जो तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही फिक्स रहता है। क्यों? अब यहाँ भी अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो अवशोषित हो जाती है, यानी द्रव को वाष्प में बदलने में ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। तो वो अवशोषित ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो पानी की गुप्त ऊष्मा, जो पानी से वाष्प बनता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 540 कैलोरी होती है। वो भी आप अगली कक्षाओं में देखेंगे। यहाँ पर हम केवल ये देख रहे हैं कि अब इसकी परिभाषा देखेंगे। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जैसे हमने यहाँ पे गलन की गुप्त ऊष्मा देखी थी, ऐसे ही वाष्प दाब पर 1 किलोग्राम द्रव, जैसे ठोस लिया था 1 किलोग्राम, अब यहाँ क्या लिया? 1 किलोग्राम द्रव को गलनांक न लिखते हुए अब क्या लिखेंगे? उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने में जो ऊष्मीय ऊर्जा लगती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये जो दो परिभाषाएं हैं ये परीक्षा में पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है, दोनों परिभाषाएं। और गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो उसका गलनांक कहलाता है। वैसे ठोस का गलनांक या द्रव का हिमांक, द्रव जब वापस से ठंडा करते हैं तो क्या होता है? द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस बन जाता है, अभी देखा हमने।
तो द्रव का गलनांक और ठोस का हिमांक एक ही होता है। तो हम यूं कह सकते हैं, यहाँ पर पानी के लिए लिखे हम कहीं यहाँ जगह देखते हैं, पानी का, यही देख लीजिए, पानी का हिमांक यानी कि जमना कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूं लिखे हम, बर्फ का गलनांक ये भी कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से ये यहाँ पे वही चीज लिखी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या वाष्प का संघनन, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इससे पानी बनता है, वाष्प के संघनन से पानी बनता है और पानी के उबलने से वाष्प बनती है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ अवस्था परिवर्तन के लिए एक बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, आपकी बुक में भी था ये, इसलिए यहाँ लिखा हमने। देखिए, ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसको बोलते हैं गलना या संगलन, है ना, द्रवण भी कहते थे। और द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, जमना। और जो होता है वो कहलाता है हिमांक। जो तापमान होता है उसको क्या बोलते हैं, द्रव से ठोस में जब बदलता है उस तापमान को कहते हैं हिमांक। ठीक है, और इस तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक। जब ठोस से द्रव में बदलता है उस तापमान को कहते हैं गलनांक। इसी तरह से द्रव से जब गैस में बदलेगा तो उस तापमान को बोलते हैं क्वथनांक। इसको हम कंडेंसेशन पॉइंट या संघननांक भी कह सकते हैं। संघननांक बहुत कठिन लग रहा बोलने में, कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं उसको। अब एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं इसको पुरानी कक्षाओं में भी। इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आपने कभी देखा होगा कि कपूर आपके घर में यदि रखा हुआ रहे तो धीरे धीरे रखा रखा वो पूरा उड़ जाता है। या आपने कभी वो नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं या फिनाइल की गोलियां जिसको बोलते हैं, वो रखी रहती हैं आपकी अलमारी में, कपड़ों की अलमारी में या और भी कहीं जगह रखी रहती हैं, तो वो रखे रखे क्या हो जाती हैं, छोटी होते होते उड़ जाती हैं। तो कहाँ चले जाती हैं, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और वापस से गैस यदि ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो उस घटना को कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, गैस बिना द्रव में बदले यदि ठोस में बदल जाती है तो उसे कहते हैं निक्षेपण। और ठोस बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो एक और चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जब उसको ठंडी करते हैं, बहुत ठंडी करते हैं,
तो उसके कण पास 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 आते हुए सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसमें बीच में कहीं द्रव अवस्था नहीं आती है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बहुत शुष्क होती है, उसे कहते हैं शुष्क बर्फ। यहाँ हम देखें कि ऊर्ध्वपातन को समझाने के लिए अच्छा सा प्रयोग आपकी पुस्तक में ये चित्र बना हुआ है, उसे देखिए। तो यहाँ पर वही ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, ये दो चीजें आप अच्छे से जानते हैं। ये चीनी की प्याली यहाँ पर ली, इसमें अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऊर्ध्वपातित होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl। आपको सब चीजें मालूम होना चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ ना। ये है, इसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में नौसादर। ठीक, तो ये ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस अवस्था के बाद में सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में इसकी द्रव अवस्था आती ही नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन होने वाला पदार्थ। तो इस पदार्थ को यहाँ पे इस प्याली में रखा था, अभी बर्नर चालू नहीं किया, ठीक है। इसके ऊपर ये फनल एक उल्टी रखी कांच की फनल है, और ऊपर रुई का एक टुकड़ा डाल दिया, अंदर फंसा दिया, प्लग लगा दिया, इसका ढक्कन लग गया यहाँ पे। अब ये जो कोई भी चीज गैस भी इससे बाहर नहीं निकलेगी, और बाहर इसमें एक इसको ठंडा करने के लिए एक कपड़ा लपेट देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये जब अब इसको गर्म किया हमने, तो ये अमोनियम क्लोराइड गर्म होता है तो क्या होता है? वाष्प बन सीधी इसकी गैस बन जाती है, और गैस यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद धुआं यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और फिर इस धुएं को ठंडा करते हैं। यहाँ पे पानी से लपेटी हुई रुई इस पे चारों तरफ लपेट देते, पानी से भीगी हुई। तो उससे क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड इस कीप की दीवार पर क्या होता है? जम जाता है। तो इस तरह से ये घटना बताती है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये चित्र परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो मैं इसको IMP भी लगा देती हूँ ताकि आप लोग इस चित्र को बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आप जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इस तरह से बनाइएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देती हूँ। ये ट्राइपॉड स्टैंड बनाया आपने, ठीक है, इसमें पीछे से एक पैर आ रहा है इसका, इस पे आपने क्या रखा है? यहाँ पे प्याली, प्याली के अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड रखा है, ऐसा लिख देंगे आप। इसको बनाना जरूर सीखिए, और यहाँ पे आप बर्नर रखेंगे ऐसा, इसका लेवल सेम होना चाहिए, हवा में लटकेगा नहीं है। इसके ऊपर एक फनल उल्टी रखेंगे, ये बना दिया आपने फनल, बस ये चित्र बन गया। इसमें रुई का नामांकन जरूर करना पड़ता है, वो अब आप कर लीजिएगा, है ना। ये हो गई फनल, ये अमोनियम क्लोराइड, बाकी बर्नर वगैरह ये सब। तो ऐसा चित्र थोड़ा ठीक से बनाना, यहाँ जगह थोड़ी थी। चलिए, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि पानी के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो बता दिया मैंने आपको। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 373 केल्विन, तो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। केल्विन में ऊपर यहाँ पे डिग्री नहीं लगाते, ठीक है। जैसे 0 डिग्री बोला, ऐसे इसको डिग्री केल्विन नहीं बोलते, इसको सिर्फ केल्विन बोलते हैं, के फॉर केल्विन। तो ये केल्विन तापमान में भी, और ये सेंटीग्रेड तापमान, दो अलग अलग तापमान। तो जब कभी कभी कुछ प्रश्न भी आते हैं कि सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में बदलो या केल्विन को सेंटीग्रेड में, तो एक सूत्र है हमारे पास कि डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? केल्विन तापमान मिल जाएगा।
और यदि केल्विन दिया हुआ है, उसमें से 273 को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रश्न अभी हमारे सामने आएंगे तो हम इसको कर सकते हैं। अभी आपकी बुक में कुछ ऐसे स्टार वाले पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यदि देनी है आगे जाके, तो ये बड़ी कक्षाओं में ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन अभी बारीक बारीक चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक है वो 1 लीटर होता है, और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, या 10 की घात 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला ये है स्टार वाला कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है, यानी एग्जैक्ट जो सही है वो क्या है, 273.15 केल्विन। लेकिन 15 को कम करके केवल 273 ही मान लिया जाता है। कि कितना मान लिया जाता है, मानते हैं, इतना ही मानते हैं। ठीक है। तो कभी कभी यदि ऑब्जेक्टिव में 4 उत्तरों में ये वाला उत्तर दिया हो ना, अगर 273.15, तो फिर हमको ये सही देना पड़ेगा। यदि 273 भी दिया और ये भी दिया तो फिर ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है। लेकिन गणित करते समय इसको केवल 273 से ही हल करते हैं। चलिए, अगला एक और स्टार पॉइंट है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं कि एटमॉस्फेयर या गैस का दाब जो होता है, उसको 1 एटमॉस्फेयर दाब बराबर होता है 1.01 गुणित 10 की घात 6 पास्कल। ये याद करने की चीजें हैं, याद तो क्या रटना पड़ता है, इनको रट लीजिए आप अपने दिमाग में। और बचपन में जो चीजें रटी हुई होती हैं वो कभी नहीं भूलते हैं हम लोग, इसलिए इस एज में आप लोग अच्छे से रट सकते हैं इसको। जैसे जैसे बड़े होंगे आपकी रटने की क्षमता कम होने लगेगी, तो जो चीजें रट के याद करनी होती ना, बस दिमाग में याद रखनी, उसको अभी याद रखिए। तो समुद्र की सतह का दाब जो होता है 1 वायुमंडलीय दाब होता है। इस दाब को कहते हैं सामान्य दाब। समुद्र का की सतह का जो दाब होता है 1 वायुमंडलीय दाब होता है। चलिए, तो गैसों को द्रव में भी बदलते हैं, जैसे कि जब लिक्विड एलपीजी जो होती है आपके घरों में जो खाना बनाने के लिए काम में आती है, वो गैस का नाम क्या है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है उसका, एलपीजी, द्रव पेट्रोलियम गैस। तो गैसों को द्रव में कैसे बदलते हैं, ये चीज हम अगले अध्याय में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये याद रखिए आप कि दाब को बढ़ाकर और ताप को घटाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। ने उच्च दाब और कम ताप पर गैसों को द्रव में बदल सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज है जिसको यदि हम ठंडा करते हैं, उच्च दाब और कम ताप पर उसको जब ठंडा किया जाता है तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसमें बीच में द्रव अवस्था आती ही नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ना शुष्क बर्फ बनता है। इसका जो ठोस बनता है वो शुष्क बनता है, जबकि हमारा पानी का जो बर्फ होता है वो कभी भी एकदम सूखा होता है क्या, उस पर हमेशा पानी चिपका हुआ रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो बर्फ बनता है वो कैसा होता है, सूखा होता है। ठीक है। तो ये एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ठोस को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जब वो गैस संघनित होकर ठोस में परिवर्तित होती, बीच में द्रव अवस्था आती ही नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो बर्फ होता है वो शुष्क होता है।
अब एक प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करो। सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो 300 केल्विन, अभी मैंने बोला है एक सूत्र लिखा था ना आपके लिए, ये लिखा है केल्विन दिया हुआ है, उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में से 273 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये 573 केल्विन है तो इसमें से भी माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सूत्र अब आपको याद हो जाएंगे और आसानी से आप केल्विन को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो पे तो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल कैसा होता होगा, आप सब बोल रहे होंगे कि बर्फ होता है, और मैं बोल रही हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ भी होता है और पानी भी रहता है। अभी देखा था ना, दोनों रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ भी होता है, पानी भी होता है। यानी जल की ये दो अवस्थाएं, एक तो ठोस और द्रव, दोनों रहती हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा का पूरा पानी होता है यानी द्रव अवस्था रहेगी। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, द्रव भी होता है और वाष्प भी रहती है, यानी पानी भी रहेगा और पानी की वाष्प भी रहेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमने भौतिक अवस्थाएं देखी। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 66 को केल्विन में परिवर्तित करो तो उनका सही क्रम क्या होगा। अब देखिए, इसको केल्विन में बदलना माने हमको 273 जोड़ना है इसमें, है ना, हमको जल्दी करना है गणित। तो 5 में 273 यानी इकाई के अंकों को जोड़ो आप। 25 में 200 तो 5 और 3 8, तो यह 8 तो तीनों में आया। ठीक है, 38 में 3, 8 में 3 जोड़े 11, तो केवल एक ही आ रहा है ये, है ना। बाकी इकाई के उसमें एक कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसलिए हम जल्दी से उत्तर दे सकते हैं कि ये पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। 38 और 273 जोड़ोगे तो 8 और 3 11, इकाई में एक आएगा, तो इकाई में एक यहाँ पे कहीं नहीं है ना, इसलिए हमने जल्दी उत्तर दे दिया ये। अब आप आराम से इनको तीनों को जोड़ के 273 निकाल के देखिए, यही उत्तर सही होगा। ठीक है, इसमें 6 और 3 9, इकाई के अंक को जोड़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ सब एक जैसा होता तो फिर आगे कुछ देखना पड़ता। चलिए, अब निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है क्या, नहीं, बल्कि क्या कहलाता है, ठोस का द्रव ऊर्ध्वपातन, इसलिए ये तो गलत है। फिर ये वाक्य भी गलत लिखा है, इसमें चारों ही गलत दिख रहे थे, ये हमने सही किया इसको। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये सही है। यदि ये वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण, तो यहाँ पे निक्षेपण आना चाहिए था, तब ये सही होता, इसलिए इसको मैंने सुधार दिया है। और ये वाला वाक्य तो फिर गलत है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण नहीं, हिमीकरण ऐसा नहीं होता है, और ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है, ये तीसरा भी गलत है। केवल दूसरा तब सही होगा जब हम उसको सुधारेंगे, नहीं तो ये भी गलत था। चलिए, अगला प्रश्न है, डायथिल ईथर एसीटोन और नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, ये एन लिखा ना, इसको नॉर्मल पढ़ते हैं,
एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35, 56 और 118 है। तो कौन सा मापक्रम सही निरूपण है? इसको केल्विन में बदलना है अपने को, सेंटीग्रेड को केल्विन, फिर वही वाला, इसमें 273 जोड़ना, 5 और 3 8, तो ये दो सही, ये दो में से कोई सा एक आएगा। केवल इकाई को जोड़ के देख लो अभी आप लोग, है ना, जल्दी करने का एक तरीका बता रही हूँ मैं। जोड़ना तो सबको आता है, लेकिन जल्दी कैसे करें जब प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास समय कम होता है और गणित बहुत सारे इस टाइप के प्रश्न आते हैं, जल्दी जल्दी भी करना रहता है, तो वो भी कैसे करेंगे। 5 और 3 8, इसको क्रम से लिखना है हमको केल्विन में, तो ये वाला पहले आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे इन दो में से अब कौन सा आएगा ये देखें। 6 और 3 9, इकाई को जोड़ रहे हैं बस हम। 56 ये लिखा है, 56 और 273, तो केवल इकाई को जोड़ा मैंने, 56 और 273, तो 9 आना चाहिए, तो इन दोनों में भी 9 आ रहा है इकाई में, तो फिर तीसरी वाली चीज को भी जोड़ के देख लेते हैं हम। ये 8 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11, 118 और 273, इसका इकाई जोड़ा मैंने, 8 और 3 11 होता है, तो ये वाला सही होगा, ये वाला उत्तर, सी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू। आज हमने कुछ आंकिक प्रश्न भी किए जिनमें केल्विन और सेंटीग्रेड एक दूसरे में कन्वर्ट हुए थे। अब अगले भाग में हम वाष्पन एवं क्वथन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको